नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के घोषणा पत्र से परेशान बीजेपी की, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में पहले चरण के मतदान की तैयारियों की, केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी की, राजस्थान में उम्मीदवारों की लिस्ट पर मचे सियासी घमासान की, साथ ही जानेंगे महुआ को लेकर क्या है बीजेपी का अगला कदम, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी डीके शिव कुमार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर अमित शाह के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब। कहा, बिहार पर भरोसा नहीं तो केंद्र खुद करवा ले जातिगत जनगणना। मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी ही मिजोरम में शांति और स्थिरता लेकर आई। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेना में अब नहीं होगा मैटरनिटी लीव को लेकर भेदभाव, सबके लिए बराबर की छुट्टी, महिलाओं को संतुलन बनाने में मिलेगी मदद। वनडे क्रिकेट में विराट ने की सचिन के सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया 49वां वनडे शतक। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम भरोसे का घोषणा पत्र दिया है। इस घोषणा पत्र से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी नजर आ रही है। तो क्यों है बीजेपी परेशान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस ने पहले चरण के प्रचार के समाप्त होने से कुछ देर पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की फ्री एजुकेशन सहित कई योजनाओं को पार्टी ने घोषणा पत्र में जगह दी है। इसके साथ ही देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ चुके जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ होगा, पहले ही 9,200 करोड़ का कर्ज माफ कर चुके हैं। केजी टू पीजी शिक्षा मुफ्त होगी, 6,000 रुपए तेंदुपत्ता मानक बोरा मिलेगा, 4,000 सालाना बोनस, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 सालाना मिलेंगे, पहले 7,000 मिलते थे। 2640 अभी धान मिल रहा है, इसके बाद 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जाएगी। बिजली 200 यूनिट प्रति माह फ्री है, 50 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर लेने पर हर महिला के खाते में जमा हो जाएगा। 17,50,000 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देंगे। बीपीएल परिवारों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत। सभी सरकारी स्कूल अपग्रेड होंगे, स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तन होंगे। महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज भी माफ होगा। छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना होगी। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि हमारे घोषणा से बीजेपी घबरा गई है, उनकी गारंटी पर कौन भरोसा करेगा, जुमलेबाज की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, जिससे बीजेपी मुश्किल में है। इधर छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर महीने भर चला चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण में 40,78,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। तो कहां होगा मतदान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मैदान में कुल 223 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है। कुछ जगह सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, तो कुछ जगह शाम 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और इसकी वजह नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ मतदान केंद्रों पर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 10 जिलों को इसमें शामिल किया गया है और इन जिलों का नाम है मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा। तो वहीं 10 जिले ऐसे हैं जहां शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उन जिलों का नाम है डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और चित्रकोट। पहले चरण में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी समर में अपना दमखम दिखाएंगे। इनमें 198 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। वोटर्स की भूमिका भी अहम होगी। पहले दौर के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष, 20,84,675 महिला मतदाता और 69 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही मिजोरम में भी सभी 40 सीटों पर 7 नवंबर को ही मतदान किया जाएगा। पहले चरण में छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान है। इधर चुनावों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए जोरदार प्रचार करने के बाद राहुल गांधी आज अचानक केदारनाथ धाम पहुंच गए, जहां रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। केदारनाथ जाने का क्या है राहुल का मकसद, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से देश की सियासी हवा का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया है। भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ राहुल गांधी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई है, बल्कि कांग्रेस की मजबूती में भी इस यात्रा की बड़ी भूमिका है। वहीं राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे हैं। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच कांग्रेस नेता का केदारनाथ धाम में जोरदार स्वागत हुआ। वो यहां 2 रातें बिताएंगे और मंगलवार दोपहर को राहुल गांधी वापस लौटेंगे। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचे। राहुल ने इस दौरान पूजा करने के साथ ही श्रद्धालुओं, पंडा, पुरोहितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने यहां रुद्राभिषेक किया। राहुल गांधी बीते दिनों स्वर्ण मंदिर दौरे की तर्ज पर केदारनाथ मंदिर के पास ही रात बिताएंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने उनके कार्यक्रम को देश के अलग अलग हिस्सों में हुए उनके हालिया औचक दौरों की तरह ही देखा है। इस वजह से कार्यक्रम की सूचना प्रदेश संगठन को भी अनौपचारिक तौर पर ही मिल पाई। लेकिन इसके बावजूद राहुल के केदारनाथ दौरे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। गोदियाल 1 नवंबर को ही केदारनाथ में यात्रा तैयारियों को देख आए थे और वो फिर शनिवार को केदारनाथ पहुंच गए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि यह राहुल गांधी की निजी यात्रा है। बताया जा रहा है कि वो योग गुफा में भी ध्यान कर सकते हैं। वैसे राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने की तस्वीरों को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो तेजी से लोगों के बीच वायरल हो रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी कैसे केदारनाथ से ही बीजेपी के हिंदुत्व पर बड़ी चोट करते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा पर बीजेपी की नजरें बनी हुई हैं। नजरें तो राजस्थान पर भी लोगों की बनी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की एक सूची और जारी की है। राज्य में 6 नवंबर तक ही नामांकन पत्र जमा होंगे। ऐसे में बचे हुए उम्मीदवारों का नाम भी किसी वक्त घोषित हो सकता है। तो किसे मिला टिकट और किसका कटा पत्ता, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में अब नामांकन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया कुछ ही घंटे बाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में सभी दल बची हुई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस ने 6वीं तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। देर रात को कांग्रेस की 23 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई और इस सूची के साथ कांग्रेस हाईकमान ने अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। हाईकमान को आंख दिखाने वाले हवा महल सीट से विधायक और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का टिकट पार्टी ने काट दिया। यहाँ पर RR तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने संगारिया विधानसभा सीट से अभिमन्यु पूनिया, भादरा विधानसभा सीट से अजीत बेनीवाल, दांता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। पार्टी ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट राष्ट्रीय लोक दल के लिए छोड़ दी। तो दूसरी ओर बीजेपी की लिस्ट में भी हाईकमान की ताकत दिखाई दी। वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से जयपुर की आदर्श नगर सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी के टिकट पर दबाव बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने यहां रवि नैयर को टिकट दिया है। मावली से मौजूदा विधायक धर्मनारायण जोशी का टिकट काटकर नए चेहरे के तौर पर डॉक्टर केजी पालीवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार भी बदले हैं। बीकानेर की कोलायत से बीजेपी पूनम कंवर भाटी की जगह उनके पोते अंशुमन सिंह भाटी को उम्मीदवार बनाया है। 12 अटरू से सारिका चौधरी की जगह राधेश्याम बैरवा को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बाड़ी, बाड़मेर और पचपदरा से उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। इस बीच बीजेपी में आज भी बगावत की खबरें आती रही। वसुंधरा राजे सिंधिया की करीबी पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल और पूर्व मंत्री यूनुस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी के युवा नेता रविंद्र भाटी ने भी साफ कर दिया कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत के मंत्री और विधायकों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। इधर बीजेपी भी महुआ को अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन महुआ फिलहाल बीजेपी के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है। वहीं संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ को लेकर एक और बैठक बुला ली है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये जानकर मेरी रूह कांप रही है कि भाजपा मेरे खिलाफ आपराधिक मामलों की योजना बना रही है। उनका स्वागत है। केवल ये जानने की सीबीआई और ईडी को 13,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के लिए अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है, इससे पहले कि वो सवाल करें कि मेरे पास कितने जोड़े जूते हैं। साथ ही बीजेपी इससे पहले कि आप फर्जी कहानी के साथ महिला सांसदों को बाहर निकालें, याद रखें कि मेरे पास एथिक्स कमेटी में रिकॉर्ड की कॉपी, सभापति के घटिया, घिनौने, अप्रासंगिक प्रश्न
प्रश्न, विपक्ष का विरोध, मेरा विरोध, सब कुछ आधिकारिक काले और सफेद रंग में है, बेशर्म और बेहुदा। दरअसल 2 नवंबर को महुआ संसद की एथिक्स कमेटी के दफ्तर पहुंची थी। पूछताछ को बीच में ही छोड़कर महुआ करीब 3.25 घंटे बाद कमेटी के दफ्तर से नाराज होकर बाहर निकले। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन पर अपमानजनक सवाल करने के आरोप लगाए थे। तो वहीं अब इस मामले को लेकर एथिक्स कमेटी ने 7 नवंबर को बैठक बुलाई है। देखना दिलचस्प होगा कि बैठक बुलाने के फैसले पर महुआ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। महुआ और बीजेपी की ये जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन की जंग भी थमती नहीं दिख रही है। इजराइल और गजा जंग में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल ने गजा में एक शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। हिंसक युद्ध को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है गुटेरेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल और गजा के हिंसक संघर्ष के 29 दिन बीतने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर गहराते मानवीय संकट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान अस्पताल के बाहर हुआ धमाका दिल दहला देने वाला है। इजराइल पर हमला लोगों को बंधक बनाना और महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता को भुलाया नहीं जा सकता। तो वही सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि गजा में मानवीय स्थिति भयावह है। मैं मानवीय युद्ध विराम और सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए अपनी अपील दोहराता हूं। प्रभाव रखने वाले सभी लोगों को युद्ध के नियमों का सम्मान सुनिश्चित करने, पीड़ा को समाप्त करने और संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए इसे लागू करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुनिया के नेताओं को लताड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये शब्दों से परे भयावह और शर्मनाक है कि लगभग 10,000 नागरिकों, जिनमें से लगभग 5,000 बच्चे हैं, उनका नरसंहार किया गया है। पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया है और फिर भी स्वतंत्र दुनिया के तथाकथित नेता फिलिस्तीन में नरसंहार का वित्त पोषण और समर्थन जारी रखे हुए हैं। युद्ध विराम सबसे छोटा कदम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तुरंत लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को किया गया अटैक एक बड़ा कृत्य था, जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके साथ ही फिलिस्तीन का भी एक मुद्दा है जिसे बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में बात कर्नाटक की। कर्नाटक में 5 महीने पहले ही चुनाव हुए थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और बीजेपी की सत्ता से विदाई हो गई। सिर्फ विदाई ही नहीं हुई बल्कि उसकी जबरदस्त हार हुई थी। पार्टी की सीटें करीब आधी रह गई थी। कांग्रेस को राज्य की 224 सीटों में से 135 पर जीत मिली थी, लेकिन फिर भी एनडीए की ओर से कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश इस बार सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 महीने ही हुए हैं कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता से विदाई को, लेकिन वो अभी से ही परेशानी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कई बार दावा कर चुके हैं कि बीजेपी राज्य में ऑपरेशन लोटस शुरू कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस के विधायक इस बार पूरी मजबूती के साथ उसके साथ डटे हुए हैं। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इस बार कामयाब नहीं होगा। तो वहीं दूसरी ओर अब एनडीए की ओर से खुलकर कांग्रेस नेताओं को बगावत के लिए उकसाया जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर डीके शिव कुमार हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें सीएम बनाएंगे। जेडीएस के 19 विधायक कुमारस्वामी का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि बीजेपी के भी विधायक डीके का समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कुमारस्वामी के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, मुझे सीएम बनने में कोई जल्दी नहीं है। पार्टी नेतृत्व या किसी और से मैंने ऐसी कोई मांग नहीं की है। हाईकमान ने जो भी कहा है हम उसका पालन कर रहे हैं। सिद्धारमैया हमारे नेता हैं। यहाँ तक कि सीएम सिद्धारमैया ने भी यही कहा है कि ये हमारी प्रतिबद्धता है। शिव कुमार ने उल्टा बीजेपी पर ही तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में खींचतान चल रही है, वे अपने नेता तक नहीं चुन पा रहे हैं। देश में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो कि जहां चुनाव के 6 महीने बाद में कोई पार्टी अपने दल का नेता तक नहीं चुन पाए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।